नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो इकोनॉमी टुडे। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। और वैश्विक अनिश्चितताओं की अगर बात की जाए तो रूस और यूक्रेन जिस तरह से युद्ध विराम की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से तमाम जो वैश्विक बाजार हैं एक कॉशियस मोड और कॉशियस अप्रोच के साथ चल रहे हैं। ऐसे में निवेशकों के लिए क्या रहेगी रणनीति, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात होगी कारोबार जगत की कुछ अहम छोटी बड़ी खबरों से हम आपको करवाएंगे रूबरू। लेकिन सबसे पहले निगाह डालते हैं इस वक्त की प्रमुख आर्थिक टॉपलाइंस पर। उपभोक्ता मंत्रालय ने की मेटा के साथ साझेदारी की घोषणा। ऑनलाइन उपभोक्ताओं के लिए डिजिटल साक्षरता सुरक्षा बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान किया शुरू। भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक ऑफ मॉरिशस के बीच करार। द्विपक्षीय लेन देन के लिए स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एमओयू पर हुए साइन। गूगल ने क्लाउड सिक्योरिटी फर्म विज को खरीदा। 2.7 लाख करोड़ रुपए में हुई डील। क्लाउड सिक्योरिटी बिजनेस में माइक्रोसॉफ्ट को टक्कर देगी कंपनी। और आज बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। कल भारतीय शेयर बाजारों में नजर आई थी तूफानी तेजी। सेंसेक्स करीबन 1100 से ज्यादा अंक चढ़कर 75,301 के लेवल पर। वहीं निफ्टी 325 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 22,834 पर हुआ था बंद। तमाम बड़ी खबरों पर रहेगी हमारी नजर और शुरुआत अब करेंगे खबरों के बाद दुनिया भर के बाजारों की सूरत हाल के साथ। तो कल की बम्पर हमने क्लोजिंग देखी। 1100 पॉइंट्स अब मार्केट बंद हुआ। 73,000 के लेवल के आसपास झूलता हुआ 75,000 के उस लेवल को भी छुआ सेंसेक्स ने। लेकिन गिफ्ट निफ्टी के शुरुआती क्यूज आज के लिए क्या इशारा कर रहे हैं, एक बार वो देख लेते हैं। तो सपाट ओपनिंग रही। 22,933 का लेवल, 39 अंकों की बढ़त गिफ्ट निफ्टी की। तो कल की बम्पर रैली के बाद बाजार में आज सपाट ओपनिंग देखी गई है। अगर सेंसेक्स की बात की जाए और निफ्टी की, तो 75,473 के लेवल्स पर सेंसेक्स की शुरुआत हुई थी और निफ्टी भी 22,874 पर खुला था। बैंक निफ्टी इस वक्त मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं सबसे ज्यादा अगर कहीं खरीदारी देखी जा रही है वो है मेटल्स के क्षेत्र में। तो निफ्टी 22,861 का लेवल, 26 अंकों की बढ़त यहां पर नजर आ रही है। वो स्टॉक्स जहां पर इस वक्त मजबूती के साथ वो बाजार में बने हुए हैं, एक बार उन पर डालते हैं नजर कि आखिरकार गेनर्स के चार्ट को लीड करता हुआ कौन नजर आ रहा है। जैसा मैंने आपको कहा था कि मेटल काउंटर्स की चमक लगातार बढ़ती हुई। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील दोनों दिग्गज काउंटर करीबन 2% की बढ़त के साथ। बीपीसीएल, इंडसइंड बैंक, बजाज फाइनेंस, सर्व, ये तमाम स्टॉक्स इस वक्त बढ़त के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। और क्योंकि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने जो बैठक अब करनी है, उसके बाद जो ग्लोबल बाजार है उसमें थोड़ा सा अनिश्चितता का माहौल है। तो क्या लूजर्स पैक में जहां मुनाफा वसूली हावी है, वहां देख लेते हैं। पूरा का पूरा आप देखिए 3 दिग्गज आईटी स्टॉक्स के काउंटर यहां पर 1.5% जो आईटी क्षेत्र है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। सीधी सी बात यह है कि टैरिफ वॉर को लेकर खास तौर पर आईटी स्टॉक्स का असर जो है वो शेयर बाजार पर पड़ता हुआ। एचसीएल टेक, टीसीएस, इंफोसिस करीबन 1 से आधे फीसद के गिरावट के साथ। सनफार्मा और आयशर मोटर्स में भी दबाव देखा जा रहा है। तो कल भारतीय शेयर बाजार में तूफानी तेजी नजर आई। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों जो प्रमुख सूचकांक हैं लंबी छलांग लगाते हुए नजर आए। लंबी छलांग कैसी? सेंसेक्स 1100 से ज्यादा चढ़कर 75,301 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 325 अंक ऊपर चढ़कर 22,834 पर। इससे पहले सोमवार को भी सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे रंग के निशान पर बंद हुए थे। शेयर बाजार में 2 दिन की तेजी में आप समझिए कि निवेशकों की जो अपनी संपत्ति थी उसमें 8 लाख करोड़ रुपए उन्होंने अर्जित किए। और इस दौरान बीएसई में कुल 1400 अंकों से ज्यादा अंक का उछाल देखा गया। और आइए अब बात करते हैं भारत में सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में हो रही प्रगति को लेकर। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रायसीना डायलॉग के विनिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैराथन इंडिया एंड द ग्लोबल एआई सत्र में भारत के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर चिप निर्माण में हो रही प्रगति की बात कही। उन्होंने माना कि भारत में 2000 जीपीएस पहले ही शुरू किए जा चुके हैं और एआई कोष यानी एक फंड
की तरह एक साझा कंप्यूटिंग संरचना की स्थापना की गई है। इसके अलावा जीपीयू चिपसेट विकसित करना भारत की प्राथमिकताओं में शामिल है और इस पर जल्द ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। Use already inaugurated. We have set up a common compute kind of structure called AI Kosh. That is also done. Third, getting our own GPU chip. That's very, very important. Hopefully, we should be able to finalize the best option very soon. Whatever the world says, if it's open source today, it may not remain open source tomorrow. Better to have our own LLM. 240 institutes, we gave the latest EDA tools so that the students can actually learn what is a chip, how to design it, and really get their hands, get the real experience. Similar approach we are following on AI also. So I think we'll be in a good shape. और इस दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एआई के युग में भारत अमेरिका संबंधों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार भारत विश्व का सबसे अधिक युवा प्रतिभा का केंद्र है। भारत और अमेरिका के बीच के रिश्ते के भरोसे को अगर देखा जाए तो उसी बुनियाद पर टिके हैं। दोनों देश एक साथ मिलकर वैश्विक स्तर पर उन्नति हासिल कर रहे हैं। We have very complementary strengths between India and US. If you look at it, today Stanford University ranks India as the biggest talent concentration in terms of AI. Every country needs the talent. The way we have developed our relationship with the US, where the foundation of the relationship is trust. The foundation of the relationship is respect for IP rights. The foundation of relationship is to co-create and co-develop technologies. That thing is something which has happened over a period of last 10 years, and that is a very big strength for both the countries. I think the two of us will do a lot of things together. I think that will be a good win-win for the entire world. और अब बात करते हैं HSBC की एक रिपोर्ट को लेकर। ग्लोबल ट्रेड और टैरिफ की जो तमाम अनिश्चितताएं चल रही हैं, जिसका जिक्र मैंने शुरू में भी किया, भारत में मध्यम अवधि में सुधारों को लाने में ये सहायक साबित होंगी। जी हाँ, HSBC रिसर्च रिपोर्ट की अगर माने तो अमेरिकी टैरिफ भारत में आयात शुल्क कम करने के साथ साथ FDI के मोर्चे के लिए भी पॉजिटिव साबित होगा। कई दरवाजे खुलेंगे, व्यापार सौदों में तेजी लाने और भारतीय रुपए को अधिक लचीला बनाने में ये सहयोग किया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार भारत को बहुत दूर तक देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेवा निर्यात में देश की सफलता ने वैल्यू चेन को बेसिक कॉल सेंटर सेवाओं से हाईटेक जो पेशेवर कामगार हैं उन तक ले जाने की क्षमता को भी प्रदर्शित किया है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि व्यापार घाटा फरवरी में कम होकर 3 साल के निचतम स्तर पर पहुंचा। साथ ही वैश्विक व्यापार और टैरिफ अनिश्चितता से अल्प अवधि में भारत की GDP वृद्धि दर कम होने की संभावना है, लेकिन मध्यम अवधि में ये सुधारों के लिए सहयोगी बन सकती है। हालांकि विकास के लिए सुधारों को गहराई तक ले जाना होगा। बात करते हैं टेक कंपनी गूगल को लेकर, जहां क्लाउड सिक्योरिटी फर्म विज को $32 बिलियन में खरीद लिया गया। यानी बहुत बड़ा मेजर एक्विजिशन आप इसको मान सकते हैं। कंपनी ने मंगलवार को विज के साथ डील साइन की। ये गूगल की अब तक की सबसे बड़ा MA है, यानी कि मर्जर एंड एक्विजिशन। सौदे के तहत विज गूगल क्लाउड बिजनेस का हिस्सा बनेगी। खरीदारी पर गूगल ने कहा कि हमारा क्लाउड सिक्योरिटी सर्विस पहले से मजबूत है और विज के जुड़ने के बाद ये और बेहतरी की तरफ जाएगा। यहाँ सौदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बढ़ते साइबर खतरों को रोकने के लिए भी है और गूगल का टारगेट क्लाउड सिक्योरिटी बिजनेस में माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन जैसी कंपनियों को टक्कर देना है। विज की मदद से मल्टी क्लाउड टेक्नोलॉजी को और बेहतर बनाया जाएगा। गूगल ने जुलाई 2023 में $23 बिलियन विज को खरीदने की पेशकश की, लेकिन विज ने ऑफर ठुकरा दिया। 2026 तक नई डील पूरा होने की उम्मीद की जा रही है। वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे आधार से जुड़ा आज का फोकस क्या है इकोनॉमी टुडे में। जुड़े रहिए इस खास शो के साथ। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से,
फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और सभी का स्वागत है इकोनॉमी टुडे में एक बार फिर से, और अब बात करेंगे हम आज के फोकस से जुड़ी हुई। तो बात करने वाले हैं हम आज आधार को लेकर। कैसे आपका जो आधार है, जो तमाम सेवाएं हैं, वो कैसे हाईटेक बनती जा रही हैं ताकि फ्रॉड, सिक्योरिटी लैप्सेस को रोका जा सके। आज इसी खबर पर हमारा फोकस रहने वाला है। फोकस ये है कि तकनीक को साथ जोड़कर उन्नत बनाया जा रहा है आधार कार्ड, क्योंकि UIDAI ने जो सर्वम फर्म है उसके साथ एक MOU साइन किया है। जो ये स्वदेशी फर्म है सर्वम, वो जेनरेटिव AI है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है, और इन दोनों के बीच एक साझेदारी हुई है। ये साझेदारी अब कहती क्या है? ये साझेदारी आपके मेरे लिए है। जो हम आधार के उपयोग करता है, हमारे अनुभव को बेहतर बनाने की बात यहाँ की जा रही है। वो बेहतर कैसे होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित आवाज आधारित इंटरैक्शंस, यानी जब आप इसमें आधार के लिए अप्लाई करते हैं, उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है, प्रमाणीकरण किया जाता है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल यहाँ बहुत अहम हो जाएगा। बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो रियल टाइम, अगर हम इसका जॉनर देखें तो कैसे धोखाधड़ी को लेकर चेतावनी दी जाएगी, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम रहेगा इसमें। क्योंकि जब आप सत्यापन के लिए अनुरोध करते हैं, सबमिट करते हैं अपना आधार, उस प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट काम करने वाला है, ताकि कोई भी फ्रॉड अगर है तो उसका अलर्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस UIDAI को पहले ही दे दे। यानी कुछ भी संदिग्ध अगर होता है तो इसको पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसकी नज़रों से वो बच नहीं पाएगा। क्योंकि व्यापक पहुंच के लिए AI के समर्थन से इसे बहुभाषी बनाया जा रहा है। 10 भाषाओं में ये अवेलेबिलिटी होगी कि जब हम इसको अप्लाई करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, तो सीधी सी बात है कि बहुभाषी होने की वजह से विस्तारीकरण होगा। UIDAI के आधार की अगर बात की जाए, यानी जो संस्था है, जो हम और आप आधार धारक हैं, उनको फोकस में रखना सबसे अहम कार्य है इस संस्था का। और कैसे टेक्नोलॉजी को साथ जोड़कर, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है, उससे इन सेवाओं को और बेहतर बनाया जा सकता है, बनाया जा रहा है। ये समझौता जो अभी हुआ है, ये इसी दिशा में एक बहुत बड़ा कारगर कदम है। लबोलुबाब बात यही कि कैसे जब हम टेक्नोलॉजी को आधार जैसी सेवा से जोड़ते हैं, वो आधार जिसने मिडलमैन की भूमिका को ख़त्म किया, जिसने जिस तरह से KYC करने के बाद अब कहीं ना कहीं फ्रॉड्स और आपके काम करने के तरीके और दिशा को बदल कर रखा है। इसी पर हम करेंगे चर्चा। बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। एक बार उनका तारुफ आपसे करा दें। हमारे साथ तनुश्री देव वर्मा, DD3 तकनीक केंद्र UIDAI बेंगलुरु जुड़ी हुई हैं। तनुश्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास शो पर। पहला सवाल यही है कि जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सर्वम जेनरेटिव AI जो फर्म है उसके साथ ये समझौता हुआ है, ये कितना बड़ा युगांतकारी कदम है टेक्नोलॉजी उन्नत आधार सेवाओं को आगे बढ़ाने में? धन्यवाद मुझे इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। UIDAI में हमने शुरू से ही ये कोशिश की है कि हम न्यू टेक्नोलॉजीज़ को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर पाएँ। उसका उद्देश्य यही रहा है कि हम अपने यूज़र बेस को बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएँ। हम यही कोशिश करते रहते हैं कि हमारा जो मिशन है ईज़ ऑफ लिविंग, उसके उद्देश्य से हम काम करते रहते हैं, और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना और नई तकनीकों को कार्यान्वित करना, ये हमारा उद्देश्य रहा है हमेशा से। अभी आप जानते हैं कि जनरेटिव AI बहुत ही कटिंग एज पे है, एंड उसका अडॉप्शन इंडस्ट्री में काफ़ी हो रहा है। हम नहीं चाहते थे कि UIDAI पीछे रह जाए इस मामले में, और हम चाहते थे कि इसका हम एडवांटेज ले पाए, और इसी उद्देश्य से हमने ये साझेदारी पे काम किया है। आप जानते हैं कि सर्वम AI हमारे
भारत में वन ऑफ द बेस्ट एआई कंपनीज है, स्टार्टअप के हिसाब से शुरू हुआ है लास्ट ईयर और अब काफ़ी अडॉप्शन आ गया है उसका इंडस्ट्री में। तो उनके जी। साथ हमारी टीम ने काम किया है और हमने ये एआई बेस्ड जनरेटिव एआई बेस्ड एलएलएम मॉडल्स जो चैटबॉट के हिसाब से भी यूज़ हो सकते हैं और टेक्स्ट बेस्ड पे भी यूज़ कर सकते हैं। जी। तो हमने इनको अडॉप्ट किया है और ये जो मॉडल्स हैं ये 10 डिफरेंट लैंग्वेजेस में, इंडियन लैंग्वेजेस में बात कर सकते हैं और समझ सकते हैं जो कॉन्टेक्स्ट है। सो कॉन्टेक्चुअलाइज कॉन्वर्सेशन हमारे यूजर्स के साथ वो रियल टाइम में इनिशिएट करते हैं ओवर फोन कॉल्स एंड जो उनको फीडबैक मिलता है उस फीडबैक को हम ऑटोमेटिकली रियल टाइम में एनालाइज और विश्लेषण कर सकते हैं। उससे हमें ये फायदा जी। होता है कि हम फ्रॉड बेस्ड एनालिसिस कर सकते हैं बोथ एनरोलमेंट में भी एंड तनुश्री जी, इसमें एक बात समझना चाहूंगी कि रियल टाइम मॉनिटरिंग से कितना आपको सहूलियत होती है जो तमाम फ्रॉड्स जिससे बचने की बात हम कर रहे हैं और जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बहुत हद तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। जी, रियल टाइम का महत्व बहुत ही हाई है, स्पेशली आप जो धोखाधड़ी के मामले देखते हैं तो जो प्रमाणीकरण होती है, ऑथेंटिकेशन होती है, वो हम लोग एज ऑफ टुडे 8 से 10 करोड़ के रेट में करते हैं। एवरी डे वी आर डूइंग ऑलमोस्ट 8 टू 10 करोड़ ऑफ ऑथेंटिकेशन। इतने फास्ट पेस्ड ऑथेंटिकेशन में अगर हम रियल टाइम में रिएक्ट ना कर पाए कि कहीं पे कोई किसी का आधार का मिसयूज कर रहा है, जो अपना आधार नहीं होके किसी और के आधार का यूटिलाइजेशन करने की कोशिश कर रहा है, वो डिटेक्शन विदाउट रियल टाइम एनालिटिक्स नहीं हो पाता है और वो अगर हम ट्रेडिशनल मेथड्स यूज करें वो नहीं हो पाता है। तो आधार में ये खास बात है कि हमारे पास हम शुरू से ही एआई बेस्ड एनालिसिस करते हैं डेटा का और इसीलिए हमारे पास ये एज है कि हम रियल टाइम में कॉल्स जनरेट कर सकते हैं, रियल टाइम में एनालिसिस कर सकते हैं और एक्शन भी रियल टाइम पे ले पाएंगे। और ये जो वॉइस बेस्ड इंटरेक्शन है, अब क्योंकि ये बहुभाषी है, कई भाषाओं में उपलब्ध है, इससे कितनी मदद होती है? क्योंकि कहीं ना कहीं इस पूरी सेवा को आगे विस्तार देने के लिहाज से भी ये एमओयू बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। आपको पता है हमारा आधार यूजर बेस बस अर्बन पॉपुलेशन तक लिमिटेड नहीं है जो जी। सिर्फ बस हिंदी या इंग्लिश या फिर कुछ लैंग्वेजेस बोलता है। आधार का बेस टोटल कंट्री में स्प्रेड है। आप राशन से लेकर आप मनरेगा के कर्मचारियों को लेकर बहुत बड़ा बेस है जो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास बहुत ही महत्वपूर्ण एज है कि हम डिफरेंट लैंग्वेजेस में बात कर पाएंगे। यहाँ तक कि जो एलएलएम मॉडल है वो रियल टाइम में समझ पाता है कि कौन सी भाषा में उसके साथ कॉन्वर्सेशन हो रही है और वो स्विच भी कर पाएंगे कि अभी अगर उन्होंने इनिशिएट किया हिंदी में और बीच में जो यूजर है वो ओडिया में बात कर रहे हैं या तेलुगु में बात कर रहे हैं, वो उसी टाइम उसमें शिफ्ट करके उनके साथ कन्वर्ट कर पाएगी लैंग्वेज। तनुश्री जी, डेटा की निजता यानी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए इस तरह का एआई जनरेटिव सिस्टम कितना कारगर साबित होता है? यूआईडीआई एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम डेटा सिक्योरिटी में अव्वल माने जाते हैं। ज़रूरी भी है कि हम देश के 130 प्लस करोड़ जनता का आधार बनाते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। हमारा डेटा सेंटर यहाँ पे बेंगलोर और मनेसर में है और उस डेटा सेंटर में अव्वल तरीके की सुरक्षा मेंटेन होती है, नॉट जस्ट फिजिकल बट साइबर सिक्योरिटी के माध्यम से हम इंश्योर करते हैं और देश में अव्वल ऑर्गेनाइजेशन है हमारी जो साइबर सिक्योरिटी की माध्यम से हम इंश्योर करते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। और तो ये इसका एक और माध्यम है टू इंश्योर डेटा सिक्योरिटी एंड इंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ सर्विस। बिल्कुल, क्वालिटी ऑफ सर्विस और उस अनुभव को और सुगम सुखद बनाना एक उपयोगकर्ता के लिए कितना यूजर फ्रेंडली मानती हैं आप? क्योंकि टेक्निक का मतलब बहुत कॉम्प्लेक्सिटी ना होकर वो कितना यूजर फ्रेंडली है ग्राहक के लिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, हमारा यही उद्देश्य था कि हम टेक्नोलॉजी के कारणवश टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट नहीं करते, उसका एक्चुअल जो बेनिफिट होना चाहिए वो यूज़र की ईज़ होनी चाहिए। तो हमने तब तक मॉडल को रिलीज़ नहीं किया, तब तक हमने उसको प्रोडक्शनाइज नहीं किया है जब तक उसकी बहुत ज़्यादा टेस्टिंग नहीं हो गई।
तो हमने काफ़ी टेस्टिंग की है जिससे लैंग्वेज जिस भाषा में बोला जा रहा है वो हमारी दिनों दिन की भाषा होनी चाहिए, वो समझ में आनी चाहिए यूज़र को। और कॉम्प्लेक्स जार्गन हम नहीं यूज़ करते हैं, लैंग्वेज को ऐसे ही ट्रेन किया गया है मॉडल को, ताकि वो दिनों दिन की भाषा जो हमारी रोज़ की भाषा है उसमें वो कन्वर्स कर पाए और समझने लायक। और जिस तरह से जब हम सर्वम की बात करते हैं, सर्वम का मतलब भी मुझे समझ में आ रहा है सभी के लिए। इसमें आप इस तरह के एआई संचालित जो मॉड्यूल्स हैं, इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की कितनी बड़ी भूमिका देखते हैं? ये तो एक सर्वम प्लेटफॉर्म हुआ जनरेटिव एआई, लेकिन इस तरह से आगे बढ़ने के लिए और कितनों को साथ मिलकर आना होगा ताकि इस व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाया जा सके? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है। यूआईडीआई यह बहुत दिनों से आइडेंटिफाई किया है हमने। हम प्राइवेट पार्टनरशिप्स को बहुत एनकरेज करते हैं। इनफैक्ट हमारे पास एक वॉलंटियर पॉलिसी है जिससे हम पब्लिसाइज करते हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन जो आईडी टेक या फिर ऐसे सिटीजन सर्विसेज में आगे बढ़ना चाहे और यूआईडीआई के साथ काम करना चाहे, वो वॉलंटियर बेसिस पे हमारे साथ काम कर सकेंगे। हमारे जी। इंजीनियर्स उनके इंजीनियर्स के साथ काम करते हैं निःशुल्क, और ऐसे सिटीजन सर्विसेज हम को क्रिएट करके डिप्लॉय करते हैं। जी। तनुश्री जी, आप इस शो पर आईं और आपने बहुत ही आसान भाषा में इस पूरे मुद्दे को हमारे दर्शकों को समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया इस शो पर जुड़ने के लिए और अपने विचार इस मंच से साझा करने के लिए। तो आपका आधार अब लगातार हाईटेक हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आप वॉइस का जो मॉड्यूल है उससे धोखाधड़ी की पहचान करना बहुत आसान हो जाएगा। और आइए अब रुक करते हैं कारोबार जगत की कुछ बड़ी खबरों का। अंदाज रहेगा फटाफट। चलिए तो बात करते हैं उपभोक्ता मंत्रालय की मेटा के साथ साझेदारी की घोषणा हुई है। अब इसके तहत हुआ ये है कि ऑनलाइन जो उपभोक्ता हैं उनके लिए डिजिटल साक्षरता और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक सशक्त उपभोक्ता बने, इस नाम से एक जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। दूसरी खबर की अगर बात करें तो प्रस्तावित आयकर विधेयक जो 2025 है उससे जुड़े आयकर नियमों का जो मसौदा है उसे तैयार करने के लिए शेयरधारक अपनी राय भेज सकते हैं। और राय आपको कहाँ भेजनी है? वो होगा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को। और विधेयक को पिछले महीने संसद में ही पेश किया गया और ये वर्तमान में विस्तृत विचार के लिए प्रवर समिति के पास है। चलिए, ये दो खबरें तो हमने आपको बताई, लेकिन जो बाकी खबरें हैं वो अब वक्त हो चला है कि हम आपसे विदा लें, समय कम है तो आपको छोड़े जाते हैं बिजनेस रैप के साथ। कल फिर मुलाकात होगी एक और फोकस के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आरबीआई और बैंक ऑफ मॉरिशस ने सीमा पार लेन देन के लिए भारतीय रुपए और मॉरिशस रुपए के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। इसमें दोनों देशों की ओर से सभी चालू खाता और पूंजी खाता लेन देन शामिल हैं। उपभोक्ता मंत्रालय ने मेटा के साथ साझेदारी की घोषणा की है। इसके तहत ऑनलाइन उपभोक्ताओं के लिए डिजिटल साक्षरता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक सशक्त उपभोक्ता बने नाम से जागरूकता अभियान शुरू किया जाएगा। प्रस्तावित आयकर विधेयक 2025 से जुड़े आयकर नियमों और मसौदा तैयार करने के लिए शेयरधारक अपनी राय भेज सकते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा कि विधेयक को पिछले महीने संसद में पेश किया गया था। ये वर्तमान में विस्तृत विचार के लिए प्रवर समिति के पास है। सरकार ने अंतर्राज्यीय कृषि व्यापार को बढ़ावा देने और विभिन्न लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाताओं को शामिल करने के लिए ई-नैम 2.0 लाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य लॉजिस्टिक्स संबंधी कमियों को दूर करना और तेज व्यापार, कम बर्बादी और किसान आय को बेहतर करना है। मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 2025-26 में भारत में खुदरा महंगाई औसतन 4% रहने की उम्मीद जताई है। इसका मतलब है कि आरबीआई पूरे वित्त वर्ष में रेपो दर में 0.75% की कटौती कर सकता है। पहले 0.50% कटौती का अनुमान लगाया गया था। देश में 7 मार्च 2025 तक 55 करोड़ जनधन खाते खुले हैं। इनमें ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों के 36 करोड़ 63 लाख खाते शामिल हैं। डिजिटल धोखाधड़ी रोकने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यूपीआई पर पुल लेन देन को हटाने के लिए बैंकों से बातचीत कर रहा है।